सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द सेकेंड लेक्चर इस चैप्टर का, जिसमें आज हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? हेयर इन फ्रंट ऑफ यू इज, सबसे पहले ये जान ले कि ये लॉ दिया किसने था। ये लॉ दिया था, नाम आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जर्मन इकोनॉमिस्ट गॉसेन ने। और यही वजह है कि उनके नाम पे लॉ ऑफ डीएमयू का दूसरा नाम है, एंड दैट इज गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो कभी एग्जामिनेशन हॉल में आपसे डायरेक्टली ये ना पूछ के कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये ना पूछ करके अगर आपसे ये पूछा जाए कि गॉसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है, तो आप इजीली रिस्पॉन्ड कर देंगे कि इसका मतलब Gauss's first law of consumption is nothing but the law of diminishing marginal utility. It is also known as law of diminishing marginal utility. जो क्या बताता है? जो ये बताता है कि the moment we start consuming a commodity continuously, अगर हम किसी commodity को continuously consume करना शुरू करते हैं, तो होता यह है कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है हर अगले यूनिट से मिलने वाला जो हमें सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी हर अगले यूनिट के कंजम्पशन से जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो पिछले यूनिट के कंजम्पशन से कम होगा। सो एवरी नेक्स्ट ब्रेड, अगर मान लो आप रोटी खा रहे हो तो पहला रोटी जितना खाए होगे उसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेकंड रोटी जब खाओगे तो उसमें कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, थर्ड रोटी में और कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इस तरीके से सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली यही बताता है, द मोमेंट यू स्टार्ट कंज्यूमिंग कमोडिटी कंटिन्यूअसली, व्हाट हैपेंस, द सेटिस्फैक्शन, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में जिसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, the marginal utility derived from the commodity goes on declining। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी एक कमोडिटी से मिलता है वो घटते हुए घटना शुरू हो जाता है, घटता चला जाता है। यानी पहले यूनिट से सेटिस्फैक्शन जितना मिलेगा दूसरे यूनिट से सेटिस्फैक्शन उससे कम मिलेगा, तीसरे यूनिट से और कम हो जाएगा सेटिस्फैक्शन, चौथे यूनिट से और कम हो जाएगा। एक टाइम पे आके सेटिस्फैक्शन जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यस, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे? मान लो आप किसी फ्रेंड की शादी में गए और बिरयानी बहुत अच्छा बना हुआ था, तुम्हारा खाने का कैपेसिटी मैक्सिमम 2 प्लेट है, तुमने पहला प्लेट खाया खूब सेटिस्फैक्शन मिला, सेकंड भी खाया अच्छा बना हुआ था, फिर लगा कि और खाते हैं, थर्ड भी खा लिया, अब क्या होगा? पेट में प्रॉब्लम होना शुरू होगा, राइट? तो ये हुआ डिससेटिस्फैक्शन। अब आप तुम सोचोगे कि बेकार खा लिया, थर्ड प्लेट नहीं खाते तो अच्छा होता है, क्यों ज्यादा खा लिया, कम ही खाना चाहिए, राइट? तो सेटिस्फैक्शन लेवल इवन नेगेटिव भी होता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी होता है, तो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ जा रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यानी लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करता है ज्यादा से ज्यादा यूनिट एक कमोडिटी का, तो होता ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको एडिशनल यूटिलिटी कहते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन फॉलिंग। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी एज ए कंज्यूमर आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा वो हर अगले यूनिट का कम होता चला जाएगा। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको पहले यूनिट से मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी जब दूसरे यूनिट से आपको मिलेगा तो पहले यूनिट से कम मार्जिनल यूटिलिटी आपको दूसरे यूनिट में मिलना है, तीसरे यूनिट में सेकेंड यूनिट से भी कम मार्जिनल यूटिलिटी आपको डिराइव करेंगे। यानी एडिशनल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हर अगले यूनिट का पिछले यूनिट के कंपैरिजन में कम हो। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट यूनिट के कंपैरिजन में कम होगा एडिशनल सेटिस्फैक्शन, थर्ड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेकेंड यूनिट के कंपैरिजन में कम होगा, फोर्थ यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन थर्ड यूनिट के कंपैरिजन में कम होगा। दिस इज हाउ मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्लाइन। तो लॉ ऑफ डीएमयू यही बताता है कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स certain number of commodity continuously, what happens? The thing is the additional satisfaction that the consumer gets with each successive unit goes on falling, yeah, with each successive unit
इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन दैट ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स इज लेस देन इट्स प्रीवियस यूनिट। तो हर अगले यूनिट का जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन होगा वो पिछले यूनिट के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, तो आई होप कि डेफिनेशन क्लियर हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। मीनिंग यही है कि जो एडिशनल सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो कंजम्पशन हो यानी कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम करे वो क्या हो, सक्सेसिव हो यानी कंटिन्यूअस हो। ऐसा ना हो कि सुबह में रोटी खाया और शाम में खाया तो यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू लगा रहे, नहीं, कंटिन्यूअस कंजम्पशन हो। ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे तो वहां पर 3-4 रोटी खा रहे हैं तब कंपैरिजन करना है, टी पीने के लिए बैठे तो वहां पर, तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन में ये लॉ ऑपरेट होगा। इसलिए लॉ कह रहा है एज ए कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करता है ज्यादा से ज्यादा यूनिट एक कमोडिटी का, देन व्हाट हैपेंस इज मार्जिनल यूटिलिटी जो प्राप्त होगा हर अगले यूनिट का वो कम होता जाएगा। ये डेफिनेशन। फर्दर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो कोई भी लॉ हम लोग जो पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस या पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी देता है वैसे, यानी यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो लॉ में बहुत सारे असम्पशंस होते हैं। इनफैक्ट व्हाटएवर लॉ दैट ह्यूमन बीइंग डिस्कवर्स, या जिस किसी भी जो भी लॉ डिस्कवर करता है ह्यूमन बीइंग, तो उसके नीचे assumptions लिखे होते हैं, यानी ये सर्कमस्टांसेस में ये होगा, the situation will happen। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएमयू का भी कुछ assumption है। क्या है वो assumption? आपके स्क्रीन पे है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं। 1 2 कार्डिनल नंबर मतलब द काउंटिंग नंबर्स। तो पहला assumption लॉ ऑफ डीएमयू का यही है कि ये कार्डिनल मेजरमेंट है, यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट हो सकता है, यानी यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं। नंबर सेकंड assumption इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कंपैरिजन करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो यूनिट आपने कंज्यूम किया हो वो स्टैंडर्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट कप ऑफ टी पिया है तो उसके बाद हाफ कप ऑफ टी नहीं, सेकंड कप ऑफ टी, कंप्लीट 1 कप होना चाहिए, तो 1 कप उसके बाद दूसरा कप चाय पी, ये नहीं कि हाफ कप सेकंड में पी। तो स्टैंडर्ड यानी मेजरमेंट का जो यूनिट हो वो स्टैंडर्ड हो। ठीक है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन। कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि आपने कंजम्पशन मॉर्निंग में किया और फिर कंजम्पशन इवनिंग में किया, उसके बाद आप कंपेयर कर रहे हैं कि हमको तो शाम में ज्यादा भूख लगा हुआ था, शाम में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। ऑब्वियस बात है, अगर आपको भूख ज्यादा शाम में लगा था तो शाम में ज्यादा रोटी से सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, तो वहां पर ये लॉ ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि assumption क्या है लॉ ऑफ डीएमयू का कि कंजम्पशन कंटीन्यूअस होना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है एमयू ऑफ ए रूपी रिमेन्स कांस्टेंट। ये मान के चलना है कि हर 1 रुपए से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो है सेम होगा, ये आपका assumption होना चाहिए। क्लियर है? हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, आपके पास जब पैसे ज्यादा होते हैं यू स्पेंड दोस मनी केयरलेसली, आप उन पैसों को केयरलेसली खर्च करते हैं, लेकिन द मोमेंट देयर इज ए जैसे ही आपके पास पैसे कम होने लगते हैं, नाउ यू टेक केयर ऑफ द योर स्पेंडिंग वेरी मच केयरफुली। तो जैसे जैसे आपके पास पैसे कम हो गए तो आप केयरफुली खर्च करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास पैसे ज्यादा है तो आपके लिए आपके 1 रुपए का वैल्यू कम है आपकी नजर में, लेकिन जब आपके पास पैसे कम हो गए देन वही 1 रुपीज, that same 1 rupees is more valuable in your mind। तो यहाँ पर ये assumption है कि हमको हर रुपीस के लिए एवरी सिंगल रुपीस से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन को हमको सेम मान के चलना है, तो ये assumption है। फिर उसके बाद है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। इनकम भी फिक्स्ड और प्राइस भी फिक्स होना चाहिए, इनकम और प्राइस दोनों फिक्स्ड रहना चाहिए। इनकम चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है, इनकम चेंज करने के बाद आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे असर पड़ता है, प्राइस भी चेंज करने पे असर पड़ता है। मान लो कोई सामान आपने 500 रुपए में खरीदा, वो दुकानदार बोले कि 400 रुपए कर देंगे, अगर आप ज्यादा लीजिएगा तो जाहिर सी बात है आप खरीद लोगे, तो प्राइस चेंज करने से भी लॉ ऑफ डीएमयू पे असर पड़ता है। तो ये मान के चलना है कि नहीं, इनकम और प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पर जान के चलना है। ये 5 assumptions है लॉ ऑफ डीएमयू के बिहाइंड। यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं, यानी काउंटिंग नंबर में मेजर कर सकते हैं। दूसरा ये मान के चलना है कि मेजरमेंट का यूनिट जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कप ऑफ टी है तो सेकंड कप ऑफ टी हो, ना कि हाफ कप ऑफ टी हो। कंजम्पशन कंटीन्यूअस होना चाहिए, अगर हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो मॉर्निंग के सारे ब्रेड का बात हो,
मॉर्निंग का इवनिंग से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। चौथा, हर रुपीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपके लिए सेम हो, यानी एवरी सिंगल रुपी इज वैल्यूएबल, इज सेम इन द सेम मैनर, हर एक रुपया आपके लिए सेम वैल्यू रखता हो। और फाइनली फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, फिक्स्ड इनकम और प्राइस, इनकम फिक्स्ड हो और प्राइस फिक्स्ड। ये आपके सामने एक टेबल हमने शो किया है लॉ ऑफ डीएमयू का। लॉ ऑफ डीएमयू को समझने से पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूनिट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपके सामने टोटल यूटिलिटी 10 से 10 है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 28 है, फिर 30 है, फिर 30 है, फिर 28 है, फिर 24 है। तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए हमने बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से निकालेंगे, तो टोटल यूटिलिटी के डिफरेंस से निकालेंगे। तो पहला यूनिट में तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा 10 माइनस 0, यानी पहला यूनिट में आएगा 10। सेकेंड यूनिट में कितना होगा 18 माइनस 10 यानी 8। थर्ड में होगा 24 माइनस 18 यानी 6। फिर 28 माइनस 24 यानी 4। फिर 30 माइनस 28 यानी 2। फिर 30 माइनस 30 यानी 0। फिर 28 माइनस 30 यानी -2 और 24 माइनस 28 यानी -4। तो यहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी निकल गया। आप क्या देख रहे हो कि पहले मार्जिनल यूटिलिटी 10 था, फिर अगले यूनिट में 8 हो गया, फिर अगले यूनिट में 6 हो गया। यही तो लॉ कह रहा है। लॉ कह रहा है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन करेंगे, जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा कमोडिटी को, तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन उसका फॉल करता जाएगा। जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा हर अगले यूनिट से, वो पिछले यूनिट के कंपैरिजन में कम होता चला जाएगा। यही तो ये लॉ कह रहा है। और आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है सेटिस्फैक्शन 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, यानी एमयू लगातार फॉल कर रहा है। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट सिचुएशन नजर आएंगे। पहला सिचुएशन जो आपको, जिसको हम इस केस फर्स्ट भी कहेंगे, एमयू फॉल्स पॉजिटिवली, यानी मार्जिनल यूटिलिटी घट तो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ 10 यूनिट से लेकर के 2 यूनिट तक एमयू लगातार घटा तो शुरू से लेकर अंत तक है, बट 10 से लेकर के 2 तक जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पर ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 क्यों है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल तो कर रहा है बट पॉजिटिव। तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तब तक टोटल यूटिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप यहां से देख लो कि टोटल यूटिलिटी क्या हुआ। टोटल यूटिलिटी यहां से लेकर के यहां तक टोटल यूटिलिटी लगातार इंक्रीज किया, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज किया। ठीक है, फिर आता है सेकेंड स्टेज, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए। तो जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए, वहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट होगा। अब देखो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो यहाँ पर आपका टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। 30 था पहले भी और अभी भी 30 है। ठीक है, और 30 ही जो है, यही अमाउंट जो है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब हुआ? जब मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया हो? 0 हो गया। व्हेन MU इज 0, वहां पर TU का वैल्यू मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट होगा, यानी कोई चेंज नहीं है। और फिर तीसरा कंडीशन होगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाए। ये देखो यहाँ इन दो सिचुएशन में मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया, और मार्जिनल यूटिलिटी के नेगेटिव होने से क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी के नेगेटिव होने से टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। यहाँ टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है। तो हमने ये देखा कि यूनिट 1 2 3 4 एंड 5, एक 1 2 3 4 फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, इन 5 यूनिट तक स्टेज 1 है। छठे यूनिट में है मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचे, और 7वें यूनिट और 8वें यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है? घटना शुरू हो गया, यानी हम स्टेज 3 में चले गए। तो इसको अगर हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके सामने ये ग्राफ इस तरीके से है। ये ग्राफ दिख रहा है। तो यूनिट 1 से लेकर के लगातार 5वें यूनिट तक आप देख सकते हैं। यूनिट 1 से लेकर के 5th यूनिट तक, यहाँ 5th यूनिट है और ये 5th यूनिट में ये पॉइंट देखिए। ठीक है, ये स्टेज 1, कौन सा स्टेज है? स्टेज 1। फिर उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक ये मैक्सिमम है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है। क्यों है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इस पॉइंट पे कितना हो गया? 0 हो गया। और उसके बाद स्टेज 3 आप कह सकते हैं, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 6th यूनिट के बाद से मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया। तो MU के नेगेटिव हो जाने से टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? फॉल करना शुरू कर गया, घट रहा है। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन।
तो ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप अपने चैट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, जो पॉइंट नहीं समझ में आया हो उसके रिस्पॉन्ड करेंगे हम। लास्ट 3 मिनट्स आपके पास है। मार्जिनल यूटिलिटी डिफरेंस से कैलकुलेट होगा, टीयू के डिफरेंस से। वापस से हम जा रहे हैं पीछे। एमयू कैसे निकला? एमयू ये जो टेबल आपको दिख रहा है ना, ये जिसको हमने ऐसे येलो लाइन से शो किया, इसके डिफरेंस है। तो 10 माइनस 0 कितना होगा? 10 होगा। 10 माइनस 0 कितना होगा? 10 होगा। 18 माइनस 10 कितना होगा? 8। 24 माइनस 18 कितना होगा? 6। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ गया? मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट हुआ समझ में आ गया? आप लोगों को कल एक क्वेश्चन भी दिया गया था, आप लोग बनाते तो शायद ये डॉट नहीं आता, मे भी शायद आप लोगों ने नहीं बनाया। तो 10, 8 और 6 किस तरीके से आया? क्लियर है एवरीवन? ग्राफ, ये जो टेबल है ना, इसी टेबल को हमने ग्राफ में प्रेजेंट करा है। अब देखो फर्स्ट यूनिट एक्स एक्सिस पे यूनिट 1 शो करेंगे और वाई एक्सिस पे टीयू 10 शो करेंगे। एक्स एक्सिस पे आप सेकंड यूनिट शो करेंगे तो टोटल यूनिट 18 पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ हम शो करते हैं आपको। तो ये तो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट हुआ, डिफरेंस अमाउंट से, यानी हल अगले यूनिट का टोटल यूटिलिटी से पिछले यूनिट के टोटल यूटिलिटी को जब आप घटाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल जाएगी। और ये 3 कंडीशन। ग्राफ हम फिर से एक बार समझाते हैं, लास्ट 1.5 मिनट है। देखो फर्स्ट यूनिट पे टीयू कितना था? 10 था ना, ये देखो यूनिट 1 और टीयू कितना है? 10 पे है। सेकेंड यूनिट पे ये 18 पे चला गया था। सेकेंड यूनिट पे देखो 15 से 20 के 15 और 20 के बीच में, यानी यहाँ पर है, यानी 18 पे लगभग। फिर 18 के बाद सीधे 24 पे गए थे, तो तीसरे यूनिट पे अब 24 पे हो, 25 से थोड़ा नीचे है, यानी यहाँ पे 24। फिर इसी तरीके से चौथे यूनिट पे 24 के बाद कितना है? 28 है, ये देखो 28 चौथे यूनिट पे। फिर पांचवें यूनिट पे 30 पे आ गया। फिर छठे यूनिट पे वही 30 है। सातवें यूनिट पे 28 हो गया होगा, क्योंकि -2 था एमयू। और आठवें यूनिट पे 24 पे आ गया। ये जो पॉइंट है ना, ये इन पॉइंट्स के आधार पे ग्राफ बनाते हैं। आपने ग्राफ बनाने के लिए 10th में अपने स्कूल्स में सीखा होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ एक्स ढूंढेंगे और यहाँ वाई ढूंढेंगे, यहाँ एक्स ढूंढेंगे, यहाँ वाई ढूंढेंगे। तो आपको ये जो पॉइंट्स मिलेंगे ना, इसको ऐसे मिला देंगे तो कर्व मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आज उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ बताया गया है उसके लिए